यूजीसी नेट जेआरएफ संप्रेषण कम्युनिकेशन अध्याय 4 प्रभावी कक्षा संप्रेषण के सिद्धांत। कक्षा संप्रेषण की प्रभावशीलता प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है। शिक्षक, छात्र, संदेश, शिक्षण विधि और मीडिया और अधिगम वातावरण। कक्षा संप्रेषण के सिद्धांतों को निम्नलिखित 4 शीर्षकों के अंतर्गत वर्णित किया गया है। शिक्षकों के लिए सिद्धांत, दूसरा संदेश नियत करने के सिद्धांत, तीसरा शिक्षण विधियों और मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत, चौथा अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत। शिक्षकों के लिए सिद्धांत। पहला, यथार्थवादी आत्म अवधारणा और आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील होना। इसमें छात्रों की सामर्थ्य और दुर्बलताओं का विश्लेषण, उनकी क्षमता जानने का प्रयास और वास्तविकता को स्वीकार करना शामिल है। दूसरा, विषय वस्तु में दक्षता का विकास। एक शिक्षक को सदैव अपने ज्ञान वर्धन के लिए प्रयासरत होना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी और दूसरी संस्थाएं समय समय पर लघु अवधि के पाठ्यक्रम प्रायोजित करती रहती हैं, जिसके कारण शिक्षक का आत्मविश्वास और शिक्षण अभिक्षमता बढ़ती है। शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकों से भी अवगत करवाया जाता है। शिक्षार्थियों को समझना। शिक्षक को शिक्षार्थियों के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यह जानकारी पूर्व ज्ञान, अधिगम शैली, ज्ञान संबंधी शैलियों, प्रेरणा सिद्धांतों और अभिरुचियों आदि के बारे में हो सकती हैं। शिक्षक को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि कोई भी छात्र एक जैसे नहीं होते हैं और उनके साथ एक समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। प्रभावी संप्रेषण कौशल। इसके अंतर्गत शाब्दिक एवं अशाब्दिक, मौखिक एवं लिखित सभी प्रकार के संप्रेषण कौशल आते हैं, जिनको सतत अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा, शिक्षा विज्ञान और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। इन दोनों के सम्मिश्रण से कक्षा संप्रेषण को प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षक का वस्तुनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ होना। छात्र इन दोनों गुणों के आधार पर शिक्षक का सम्मान करते हैं। इससे कक्षा में संप्रेषण और भी प्रभावी हो जाता है। शिक्षक को कुछ बातों में लचीला रुख भी अपनाना चाहिए। संदेश नियत करने के सिद्धांत। स्पष्ट और निर्दिष्ट उद्देश्य। इसको वर्णित करने के लिए हम स्मार्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। एस स्पेसिफिक विशिष्ट, एम मेजरेबल परिमेय, ए अचीवेबल निष्पाद्य, आर रियलिस्टिक यथार्थवादी, टी टाइम फ्रेम निर्धारित समय सीमा। दूसरा, उचित अनुक्रम। इसमें पहले अध्याय में वर्णित शिक्षक के सिद्धांत का फिर से उल्लेख किया जा सकता है, जैसे सरल से जटिल की ओर, आसान से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर इत्यादि, जिसका वर्णन हम पहले यूनिट में भी कर चुके हैं। तीसरा, सुबोध भाषा का उपयोग। कक्षा संप्रेषण में ज़्यादा तकनीकी भाषा का उपयोग सोच समझ कर ही करना चाहिए। चौथा, उचित प्रतीक। आजकल सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और ट्विटर पर काफ़ी मानकीकृत प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। ट्रैफिक लाइट पर उपयुक्त संकेत भी इसका उदाहरण है। पांचवा, प्रासंगिक अभ्यास। यह विद्यार्थी के कक्षा एवं मानसिक स्तर के अनुरूप दिए जा सकते हैं। उदाहरण एवं दृष्टांत। इससे प्रभावी कक्षा संप्रेषण में सहायता मिलती है। प्रासंगिक अभ्यास का उपयोग कठिनाई के स्तर के अनुसार किया जा सकता है। शिक्षण विधियों और मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत। पहला,
प्रासंगिक और उचित विधियों एवं मीडिया का चयन। शिक्षण विधियाँ एवं मीडिया उद्देश्यों एवं सामग्री के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। ये शिक्षार्थी के स्तर के लिए उपयुक्त होने चाहिए। शिक्षण विधियों का पहले अध्याय में विस्तार से उल्लेख किया गया है। दूसरा, विविध विधियों एवं मीडिया का उपयोग। ये कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने और निरस्ता से बचने के लिए जरूरी है। तीसरा, अच्छी गुणवत्ता वाले मीडिया का उपयोग। किसी मीडिया को उपयोग करने से पहले उसकी गुणवत्ता, दृश्यता, स्पष्टता आदि को ध्यान में रखना चाहिए। चौथा, शिक्षण अधिगम में विभिन्न मीडिया का एकीकरण। छात्रों को यह नहीं लगना चाहिए कि मीडिया और शिक्षण पृथक पृथक हैं। उदाहरण के लिए, अगर छात्रों को एक वीडियो फिल्म दिखाई जाए तो उसके बाद उस पर चर्चा भी हो ताकि विद्यार्थी उसके संदेश अर्थ को आत्मसात कर सकें। अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित रखना। इसके लिए नियामक संस्थाएं शिक्षक छात्र अनुपात भी तय करती हैं। दूसरा, कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था। कक्षा में बैठा हर छात्र शिक्षक की बात को सुन सके और शिक्षक भी हर छात्र तक पहुंच सके, इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अंतर्गत उपयुक्त फर्नीचर, प्रकाश, वायु संसाधन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा, छात्रों के साथ सामरस्य और सामंजस्य स्थापित करना। इससे शिक्षक छात्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर सकता है। प्रतिपुष्टि तंत्र की स्थापना। इससे शिक्षण अधिगम को और भी उत्तम बनाया जा सकता है। पांचवा, नवोन्मेष के लिए प्रेरित करना। इससे छात्रों में एक समस्या के विभिन्न पहलुओं को देखने की क्षमता बढ़ती है। छठा, प्रबलन प्रदान करना। इसमें प्रशंसा, पुरस्कार और सामाजिक मान्यता आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रबलन प्रदान किया जाता है। अगला, पैराफ्रेजिंग। यह एक ऐसा कौशल है जो अच्छे श्रवण के लिए अत्यावश्यक है। इसमें श्रोता से यह अपेक्षा की जाती है कि उसने जो अभी वक्ता से सुना है उसका अपने शब्दों में व्याख्यान करें। उससे वक्ता यह पता लगा सकता है कि संप्रेषण प्रभावी है या नहीं, उसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। पैराफ्रेजिंग के लाभ। इससे छात्रों के बारे में पता चलता है कि शिक्षक द्वारा कही गई बात को समझ रहे हैं या नहीं। दूसरा, यह गलतफहमी या मिथ्या बोध होने से रोकता है। तीसरा, यह आवेग या क्रोध जैसी प्रतिक्रियाओं से बचने में सहायता करता है। यह स्वयं को आसानी से विचलित होने से भी रोकता है। चौथा, यह स्मरण शक्ति के संवर्धन में भी सहायता करता है। संप्रेषण के 7 C। पहला, क्लैरिटी स्पष्टता, कॉनिक्स संक्षिप्त, कॉन्क्रीट यथार्थपूर्ण, करेक्टनेस सही, कोहेरेंट सुसंबद्ध, कंप्लीट संपूर्ण, कॉर्टियस विनम्र। संप्रेषण के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण। पहला, समकालीन या तुल्यकालीन मीडिया। इसका संप्रेषण और ग्रहण वास्तविक समय में साथ साथ होता है। उदाहरण के लिए, क्रिकेट मैच का टीवी का या रेडियो से सीधा प्रसारण वास्तविक माना जाता है और इसमें दर्शकों को क्रिकेट मैदान में वास्तविक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अतुल्यकालिक मीडिया। जब मीडिया में दर्शकों की एक निश्चित समय पर एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अतुल्यकालिक मीडिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए, मुद्रित सामग्री, रिकॉर्डेड, श्रव्य या दृश्य सामग्री। आपने कोई दृश्य
व्याख्यान डाउनलोड किया, जिसको आप बाद में अपनी समय की सुविधा के अनुसार सुन एवं देख सकते हैं। टाइम शिफ्टिंग डेटा की रिकॉर्डिंग करने के बाद में देखने के लिए संग्रहण, सुनने, पढ़ने या करने की प्रक्रिया है। टेलीविज़न में टाइम शिफ्टिंग की एक व्यक्तिगत वीडियो रिकॉर्डिंग या एक ट्यूनर कार्ड वाले कंप्यूटर की सहायता से कार्यान्वित किया जा सकता है। निजी वीडियो रिकॉर्डिंग पीवीआर एक इंटरैक्टिव टीवी रिकॉर्डिंग डिवाइस है। पुराने सिस्टम में जैसे कि वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग वीसीआर में कभी कभी एक टाइम शिफ्टिंग की सुविधा उपलब्ध होती है। निगरानी का मुख्य कार्य जन संप्रेषण की समारोह प्रक्रियाओं, मुद्दों, घटनाओं और समाज के विकास के बारे में जानकारी प्रदान करना है। अभिसरण यह कंप्यूटिंग, दूर संप्रेषण और मीडिया का एक डिजिटल वातावरण में संयोजन है। इससे जन संप्रेषण के कई पहलू परिवर्तित हो रहे हैं। समूह तथा सामूहिक संप्रेषण। समूह सामाजिक संगठन का ही एक रूप है जो पारस्परिक रूप से जानने वाले कई व्यक्तियों द्वारा पहचान योग्य सीमाओं के भीतर बनता है। इसमें भौतिक निकटता भी महत्वपूर्ण अंश होता है। यह भीड़ से विभिन्न होता है, जो कि उनका ध्यान आकर्षित करने वाली घटना की समाप्ति के बाद तितर बितर हो जाता है, लेकिन एक समूह बरकरार रहता है। रॉबर्ट बियरस्टेड के अनुसार, चूँकि हम में से अधिकांश लोग अकेले नहीं रहते हैं, इसलिए इन समूहों में रहते हैं। सभी प्रकार के समूह में हमारे मित्र, दोस्त और परिचित एक विशेष स्थान पर रहते हैं। हमारे बीच में जैविक अंतर भी होता है, जैसे हमारा पुरुष या महिला होना, युवा या बूढ़ा होना आदि। हमारी शैक्षिक पृष्ठभूमि, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, धार्मिक संबद्धता हमें भिन्न भी करते हैं। एक व्यक्ति का संबंध एक से अधिक समूहों में से हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य का अपना व्यक्तिगत हित, दृष्टिकोण, मूल्य आदि होता है। चूँकि समूह में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले कई व्यक्ति होते हैं, इसलिए विभिन्न समूहों की विशिष्ट विशेषताओं में अंतर होता है। शोधकर्ता समूहों में इन अंतरों के कारणों का पता लगाने का प्रयास करते हैं। वह यह भी पता लगाने का प्रयत्न करते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष की विशेषताओं का समूह की विशेषताओं से क्या संबंध रहता है। बेकर के अनुसार, एक समूह में ऐसे कई लोग हैं जिनका एक समान लक्ष्य है। वे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे के अस्तित्व को पहचानते हैं और स्वयं के समूह के भाग के रूप में देखते हैं। सामान्य रूप से सामूहिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्न गुण महत्वपूर्ण होते हैं। सह अनुभूति, यहाँ एकांत, अपनत्व और हानिकारक शक्तियों से सामूहिक रूप से लड़ने की भावना आवश्यक है। दूसरा, सामान्य हित, समूह के प्रत्येक सदस्य का एक समान हित होता है। परस्पर संबंध, परस्पर सामाजिक संबंध समूह जीवन के मूल तत्व हैं। चौथा, समूह विशेषताओं से प्रभावित, प्रत्येक समूह में कुछ सामाजिक विशेषताएं होती है जो इसे समान और भिन्न समूहों से अलग करती हैं। ये विशेषताएं समूह के सदस्यों को प्रभावित करती हैं। विभिन्न व्यक्तियों की प्रकृति भी विभिन्न होती हैं, लेकिन फिर भी सभी सदस्य समूह से प्रभावित होते हैं। सामान्य मूल्य, एक परिवार के सदस्यों के सामाजिक मूल्य सामान्य होते हैं। समूह का नियंत्रण, प्रत्येक समूह में कुछ रीति रिवाज, मानदंड और प्रक्रियाएं होती हैं जो सभी को स्वीकार्य होनी चाहिए। वास्तव में कुछ मानदंडों के बिना सामूहिक जीवन का अस्तित्व व्यावहारिक रूप से असंभव है।
सातवां, सामान्य दायित्व। पारिवारिक स्थिति में सभी सदस्यों के एक दूसरे के पूरक दायित्व होते हैं। अपेक्षाएं, समूह के सभी सदस्य अन्य सदस्यों से प्यार, सहानुभूति, सहयोग आदि करते हैं, इसलिए एक दूसरे से अपेक्षाएं होना भी स्वाभाविक होता है। कुछ अवधारणाएं, यहाँ नीचे कुछ अवधारणाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। सामाजिक सुविधाएं। आलपोर्ट ने वर्ष 1920 में सामाजिक सुविधा शब्द को केवल दूसरों की उपस्थिति द्वारा उत्पादित प्रदर्शन में सुधारों में से एक के रूप में परिभाषित किया। सामाजिक सुविधा का एक ड्राइव सिद्धांत भी होता है। सामाजिक अकर्मण्यता। कई स्थितियों में यह देखा गया है कि एक समूह में कुछ व्यक्ति कड़ी मेहनत करते हैं जबकि अन्य लोग कम काम करते हैं। अगर वे अकेले काम करते हैं तो वे अपने निर्धारित भाग से कम काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति को सामाजिक अकर्मण्यता कहा जाता है। जैसे समूह का आकार बड़ा हो जाता है, हर व्यक्ति अपने दायित्व को कम समझना आरंभ कर देता है। जोड़ी या युगल। एक समूह में जोड़ी या युगल ओडिपल या किसी विक्षिप्त स्तर की इच्छाओं तथा तनावों के पुनर्जीवन, मूल्यांकन आदि का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यह प्राथमिक समूह स्तर की रक्षात्मक प्रणालियों का रक्षात्मक प्रक्रियाओं का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो कुछ विकारों जैसे अवसाद, शारीरिक इच्छा के रूप में प्रकट हो सकता है। समूह सोच। सामान्य तौर पर उच्च एकजुट समूहों की यह मानने की प्रवृत्ति है कि उसके निर्णय गलत नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में, सभी सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समूह के निर्णय का समर्थन करें और इसके विपरीत सूचना की उपेक्षा करें। इसका अनुभव हम किसान आंदोलन के दौरान कर चुके हैं। व्यक्ति के संबंध में समूह के लक्षण। ऐसे कई कारक हैं जो समूह के साथ एक व्यक्ति के संबंध की विशेषताएं बताते हैं। इसका वर्णन निम्न रूप में किया गया है। पहला, सदस्यता। किसी समूह के संबंधित होने का एक ढंग सदस्य होने के माध्यम से है। सदस्यता के भिन्न भिन्न निहितार्थ हो सकते हैं, कर्तव्य, विशेषाधिकार, लाभ आदि। निर्भरता। एक समूह में सदस्यता एक व्यक्ति को उसकी कई आवश्यकताओं के लिए समूह पर निर्भर कर सकती है। एक श्रमिक संघ के सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए समूह पर निर्भर होते हैं। किसी राजनीतिक दल के सदस्यों के मन में सत्ता प्राप्त करने के विचार आ सकते हैं। तीसरा, स्वीकृति और आकर्षण। स्वीकृति की भावना प्राप्त करने के लिए समूहों में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसा आकर्षण व्यवहार एवं वार्तालाप के कारण होता है। उदाहरण के लिए, अपनत्व की भावना, स्वीकृति, नौकरी की संतुष्टि, पूर्ति की भावना आदि। चौथा, इच्छा। एक सदस्य स्वैच्छिक आधार पर एक समूह से संबंधित हो सकता है, जैसे कि क्रीड़ा के प्रति लगाव या जन्म से संबंधित कारण जैसे कि नागरिकता, जाति, धर्म आदि। व्यक्तियों पर समूहों का दबाव। समूह व्यक्तियों पर समूह के कुछ मानकों से संबंधित होने की पुष्टि करने के लिए बाध्य करते हैं, यद्यपि वे व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों पर कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं। यह कुछ लाभों की अपेक्षा भी कर सकता है। इस प्रकार समूह और व्यक्ति पारस्परिक रूप से इस तरह की अनुरूपता से लाभान्वित होते हैं। 6, परिवर्तन और लचीलापन। कोई भी समूह कठोर और स्थिर नहीं होता है। सभी मनुष्य समूह परिवर्तन की स्थिति से गुजरते हैं। समूह के कार्य करने के तरीकों में लचीलापन होता है। हालांकि परिवर्तन और लचीलेपन को मनमाने ढंग से नहीं लगाया जाता है, बल्कि संचार के परिणाम स्वरूप विकसित किया जाता है। नेतृत्व। जिस तरह से समूह अस्तित्व से में रहता है, कार्य करता है, यह काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास किस प्रकार का नेतृत्व है।
तथा समूह का संगठन। समूह विकास के मुख्य रूप से 5 निम्न सोपान होते हैं। गठन, यह कुछ भ्रम और अनिश्चितता की अवस्था होती है। यह एक प्रकार से एक अभिविन्यास अवधि है जब सदस्य एक दूसरे को जानते हैं और समूह के बारे में अपेक्षाएं साझा करते हैं। चक्रवात या उपद्रव, यह एक ऐसा सोपान है जहां कोई उच्चतम स्तर की असहमति और संघर्ष देख सकता है। यहाँ सदस्य मुख्य रूप से चिंता व्यक्त करते हैं। यह आलोचनात्मक स्तर होता है। तीसरा, आदर्श तथा प्रतिमान स्थापित करना। यहाँ व्यक्तिगत मतभेदों और साझा अपेक्षाओं की पहचान की जाती है। दायित्वों की सदस्यों के बीच विभाजित किया जाता है। यहाँ समूह यह तय करता है कि एक प्रगति का मूल्यांकन कैसे करेगा। कार्य निष्पादन, यह स्थिति समूह के परिपक्व होने पर आती है। यह एकजुटता की भावना दर्शाता है। इस सोपान में समूह के सदस्य एक युक्तिसंगत प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लेते हैं। निर्णय भावनात्मक विषयों की अपेक्षा प्रासंगिक लक्ष्यों पर अधिक केंद्रित होता है। समूह को एक संपूर्ण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जिसे सामंजस्य कहा जाता है। सामंजस्य सामान्य तौर पर भावनात्मक बंधन और साझा प्रतिबद्धता को संदर्भित करता है। पांचवा, स्थगित करना, यह इंगित करता है कि समूह के सदस्य समूह का त्याग करते समय अक्सर कुछ लचर होने तथा उदासी की भावना का अनुभव करते हैं। अगला, समूहों के प्रकार। संप्रेषण आखिरकार समूह के सदस्यों के माध्यम से होता है, इसलिए समूहों के प्रकारों को समझने से भी हमें सहायता मिलती है। आत्मीयता के आधार पर समूहों को मुख्यतः प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में विभाजित किया जा सकता है। चार्ल्स हार्टिन कोली के अनुसार प्राथमिक समूह वे हैं जो अंतरंग व्यक्तिगत संबंधों वाले व्यक्तियों से बने होते हैं। वे एक दूसरे से प्रत्यक्षतः आमने सामने और आलंकारिक रूप से वार्तालाप करते हैं, केवल शाब्दिक रूप से ही नहीं। परिवार को प्राथमिक समूह का मुख्य उदाहरण माना जाता है। प्राथमिक समूह के अन्य उदाहरण हैं क्रीड़ा समूह, संबंध समूह, श्रमिक समूह, अपना समुदाय आदि। द्वितीयक समूह वे सभी हैं जिनमें व्यक्तियों के औपचारिक, अवैयक्तिक और स्थिति संबंध होते हैं। अन्य सभी समूह जो प्राथमिक नहीं हैं द्वितीयक माने जाते हैं। द्वितीयक समूह में भावनात्मक आत्मीयता और व्यक्तिगत भागीदारी कम मात्रा में होती हैं। उनके पास व्यक्ति संबंधी संबंधों के बजाय लक्ष्य उन्मुख संबंध ही राजनीतिक दलों, संघों, श्रमिक संघों, धार्मिक समूहों आदि को द्वितीयक समूह माना जाता है। द्वितीयक समूह की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला, द्वितीयक संबंधों का प्रभुत्व अप्रत्यक्ष, अवैयक्तिक, संविदात्मक और समावेशी न होना जैसे संबंधों का होना। दूसरा, आकार का बड़ा होना। शहर, राष्ट्र, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय संघ आदि के हजारों और लाखों सदस्य हो सकते हैं। सदस्यता, द्वितीयक समूह की सदस्यता मुख्य रूप से स्वैच्छिक व्यक्तियों को समूहों में सम्मिलित होने या उनसे दूर करने की स्वतंत्रता होती है, कोई भी आधार नहीं। द्वितीयक समूह को भौतिक निकटता की विशेषता नहीं है। कई द्वितीयक समूह किसी निश्चित क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, जैसे कि रोटरी क्लब और लायंस क्लब, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैले हुए हैं। विशिष्ट लक्ष्य या रुचि, कुछ विशिष्ट हितों या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए द्वितीयक समूह बनाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष संचार, द्वितीयक समूह के मामले में संपर्क और संप्रेषण अधिकतर अप्रत्यक्ष होते हैं। संप्रेषण के लिए संचार मीडिया जैसे रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, समाचार पत्र, फिल्में, पत्र पत्रिकाएं, टेलीग्राफ आदि का नाम लिया जा सकता है। सातवां, समूह नियंत्रण की प्रकृति। सामाजिक नियंत्रण में के अनौपचारिक साधन सदस्यों के संबंधों को विनियमित करने में कम प्रभावी होते हैं। नैतिक नियंत्रण केवल गौण होते हैं। आठवां, संगठित समूह संरचना। द्वितीयक समूह की एक औपचारिक संरचना होती है, न व्यक्तित्व पर सीमित प्रभाव।
द्वितीय समूह चरित्र में विशिष्ट होते हैं। उनमें लोगों की भागीदारी भी सीमित महत्व की है। सदस्यों का उनसे लगाव भी बहुत सीमित होता है। लोग अपना अधिकांश समय द्वितीयक समूहों की तुलना में प्राथमिक समूहों में से अधिक व्यतीत करते हैं। इसलिए संगठित समूहों का सदस्यों के व्यक्तित्व पर बहुत सीमित प्रभाव होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय में प्राथमिक के साथ साथ द्वितीयक समूह का सदस्य होता है। इन ग्रुप या हम ग्रुप, इन ग्रुप में हम उस ग्रुप के भीतर अपनी पहचान बनाते हैं जिसमें सदस्यों की सामान्य वस्तु और समान रुचि होती है। उन्हें हमारी भावना का आभास होता है। समूह के सदस्य दूसरों के साथ बाहरी लोगों के रूप में व्यवहार करते हैं। इन समूहों का गठन संबंध देश, राजनीतिक हितों, आर्थिक हितों आदि के आधार पर किया जा सकता है। आउट ग्रुप, इस समूह में सदस्यों को समूह के लोगों द्वारा बाहरी माना जाता है। इन ग्रुप भाषाई पूर्वाग्रह के अनुसार आउट ग्रुप लोगों को कुछ अमूर्त शब्दों जैसे कि आउट ग्रुप स्टीरियोटाइप माना जाता है। जब वे अप्रत्याशित तरीके से कार्य करते हैं तो आउट ग्रुप लोगों को अधिक विशिष्ट ठोस शब्दों में संदर्भित किया जाएगा। एक सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति के पास एक नहीं बल्कि कई व्यक्तिगत आत्म होती हैं जो बहुल समूह सदस्यता और विस्तृत मंडलियों के अनुरूप होते हैं, जो किसी व्यक्ति को उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक या राष्ट्रीय स्वयं के स्तर के आधार पर सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एक व्यक्ति की कई सामाजिक पहचान होती हैं। समूह की को औपचारिक, अनौपचारिक समूह आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। औपचारिक समूह यह सामान्य तौर पर विशिष्ट मानदंडों, नियमों और मूल्यों के आधार पर संरचित होते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों का समूह औपचारिक समूह की श्रेणी में आता है, तो कक्षा औपचारिक समूह में से एक है। अनौपचारिक समूह, इस समूह की प्रकृति और औपचारिक नहीं होती। उनका नियम सामान्य तौर पर लचीला होता है। क्रीड़ा समूह, सहकर्मी समूह और सामाजिक क्लब आदि अनौपचारिक समूहों के उदाहरण हैं। समूह के अन्य प्रकार समूह के निम्न प्रकार भी हो सकते हैं। सांख्यिकी, जनसांख्यिकी व्यवस्था के अनुसार सजातीय, यह उन लोगों से बना है जिनके पास यह सामान्य चेतना होती है जो उन सभी लक्षणों या विशेषताओं की समानता या पहचान से अवगत हैं। सामाजिक, सोशल, वे जिसमें लोग वास्तव में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। संघात्मक समूह, औपचारिक संरचना वाले समूह में संगठित विभिन्न संघों के सदस्य, जो लोग सामान्य हितों के प्रति सचेत हैं, जो उन हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। समूह संचार शैली द्वारा पारस्परिक संचार है, लेकिन रूप में इससे भिन्न है। समूह संचार में साझेदार आमने सामने बातचीत करते हैं। समूह के व्यक्ति अपने सामाजिक संदर्भ के आधार पर समरूप या विशेष समूह से संबंधित हो सकते हैं। समूह संचार औपचारिक और अनौपचारिक स्तरों पर हो सकता है। संगठीय समूह, वे समूह जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं और सावधानीपूर्वक नियोजित होते हैं, संगठित समूह कहलाते हैं। परिवार, विद्यालय आदि को संगठित समूह कहा जाता है। स्वतः स्फूर्त समूह, समूह बिना किसी सावधानीपूर्वक योजना के बनते हैं। उदाहरण के लिए एक थिएटर के दर्शक होते हैं। श्रोता जब भाषण सुनने या नाटक देखने आते हैं तो उन्हें स्वतः स्फूर्त समूह माना जा सकता है। कमांड समूह, कमांड समूह संगठनात्मक चार्ट द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। इसमें एक पर्यवेक्षक और अधीनस्थ होते हैं जो पर्यवेक्षक कार्यों के आधार पर रिपोर्ट करते हैं। रुचि समूह,
ये समूह सामान्य तौर पर समय की अवधि में अस्तित्व में रहते हैं। ये सामान्य अनौपचारिक समूह की तुलना में अधिक समय तक चल सकते हैं। यह देखा गया है कि सदस्यों के हित एक ही संगठनात्मक विभाग का भाग नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे कुछ सामान्य हितों से बंधे हैं। मैत्री समूह ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये समूह उन सदस्यों द्वारा बनाए जाते हैं जो समान सामाजिक गतिविधियों, राजनीतिक विश्वासों, धार्मिक मूल्यों और अन्य सामान्य बंधनों का आनंद लेते हैं। संघर्ष समूह यह वह समूह है जिसके विरुद्ध अन्य समूह और समूह के सदस्य के साथ साथ अन्य स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। सदस्यों के व्यवहार पर संदर्भ समूहों का गहरा प्रभाव पड़ता है। समाजशास्त्री मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह वे समूह हैं जो अन्य व्यक्तियों के संदर्भ बिंदु होते हैं जिनकी ओर व्यक्ति उन्मुख होता है और जो व्यक्ति की राय, प्रवृत्ति और व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यक्ति अनगिनत संदर्भ समूहों से घिरा हुआ है। सदस्यता और आंतरिक समूह और गैर सदस्यता और बाहरी समूह दोनों संदर्भ समूह हो सकते हैं। सामूहिक संप्रेषण में नेता की भूमिका और कार्य। समूह संप्रेषण में नेतृत्व की व्याख्या एक ऐसी प्रक्रिया से की जाती है जिसके द्वारा समूह की गतिविधियों का समन्वय किया जाता है। सदस्य को प्रेरित किया जाता है और कुछ कार्यों को पूरा किया जाता है। नेता संप्रेषण लागू करने या सदस्यों के अनुपालन के लिए शक्ति या स्थिति का प्रयोग कर सकता है। यहाँ नेतृत्व का कार्य लक्ष्य निर्धारित करना, उनको प्राप्त करना, संप्रेषण की गुणवत्ता में सुधार करना, सदस्यों के मध्य वार्तालाप और समूह की एकजुटता का निर्माण करना आदि होता है। हम निम्न कार्य पर भी बल दे सकते हैं। समूह चर्चा की शुरुआत, दूसरा जानकारी देना और प्राप्त करना, तीसरा विस्तार और स्पष्टीकरण, चौथा अभिविन्यास और सारांश, चौथा आम सहमति के परीक्षण। संधारण की भूमिका। नेतृत्व संधारण की भूमिका भी निभाता है, जैसे समझौता करना, समर्थन और प्रोत्साहन, गेट कीपिंग और मानक सेटिंग और परीक्षण। सामूहिक संप्रेषण में नेतृत्व का योगदान। एक नेता की भूमिका को इस प्रकार के व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। वह लोगों को लेकर जाने वाले मार्ग को जानता है। वह लोगों को मार्ग दर्शाता है और स्वयं भी उसी मार्ग पर चलता है। नेता बनना काफ़ी प्रतिद्वंद्विता का कार्य है। नेताओं के पास निम्न लक्षणों का होना आवश्यक है। समस्या को सूचना की श्रेष्ठ जानकारी। उन्हें विषयों का विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए। वे समस्या के समाधान की क्षमता भी रखें। परिचित, वे समूह उनके सदस्यों पृष्ठभूमि से परिचित हैं। तीसरा, मुक्त होने की भावना। नेताओं को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए और दूसरों के विचारों के लिए लचीलापन होना चाहिए। संचार कौशल। उनके पास भाषा की अच्छी पकड़, लिखित और भाषण में विचारों को स्पष्ट करने की क्षमता, सार्वजनिक बोलने का कौशल, सुनने की क्षमता आदि होनी चाहिए। सहयोग भावना। एक प्रभावी नेता मूल रूप से एक टीम व्यक्ति होता है जो अपने सामने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे समूह या कम से कम बहुमत को एक निश्चित दिशा में ले जाने की क्षमता रखता है। नेताओं के लिए अन्य विशेषताओं में बुद्धि, ऊर्जा, धीरज, सामाजिक स्थिति, धन, नवीनता और रचनात्मकता सम्मिलित हैं। जब हम लोगों के साथ होते हैं
तो व्यवहार में बदलाव और कार्य में सुधार को सामाजिक सुविधा कहा जाता है। जन मीडिया मास कम्युनिकेशन पर्स ने कहा कि मीडिया प्रभाव शोधकर्ता इस तथ्य का अध्ययन करते हैं कि व्यक्तियों और समाज पर जन मीडिया के प्रभाव को कैसे नियंत्रित किया जाए, बढ़ाया जाए या कम किया जाए। मीडिया मनोविज्ञान, संप्रेषण सिद्धांत, समाजशास्त्र, मीडिया प्रभाव, मीडिया संस्कृति आदि जन मीडिया से संबंधित है। इनका व्यक्तिगत या दर्शकों के विचार, दृष्टिकोण और व्यवहार पर व्यापक प्रभाव रहता है। उदाहरण के लिए सभी जन मीडिया से प्रभावित होते हैं। मीडिया सदैव गतिशील क्षेत्र रहा है, इसकी आलोचना भी की जाती है। जन संप्रेषण माध्यमों का समग्र प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक बढ़ा है। मीडिया में सुधार भी काफ़ी हुआ है। शक्तिशाली मीडिया प्रभाव एक वास्तविक बल है जिसके परिणामस्वरूप दर्शकों या व्यक्तिगत विश्वासों में परिवर्तन या सुदृढ़ीकरण होता है। मीडिया संदेश का प्रभाव दर्शकों के जनसांख्यिकी और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं सहित कई कारकों पर आकस्मिक है। ये प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक, अचानक या क्रमिक, अल्पकालिक या लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं। 20वीं शताब्दी में 1930 के दशक तक प्रारंभ के वर्षों में जन मीडिया एक अप्रतिरोधक शक्ति के रूप में उभरा। शक्तिशाली मीडिया प्रभाव सिद्धांत की मूल धारणा थी कि दर्शक निष्क्रिय और सजातीय थे। यह धारणा अनुभवजन्य साक्ष्य पर नहीं बल्कि मानव स्वभाव की मान्यताओं पर आधारित थी। मास मीडिया प्रभावों की इस धारणा के लिए दो मुख्य स्पष्टीकरण थे। पहला, जनहित मीडिया का प्रसार। सूचना प्रसार की गति से लोग चकित थे। प्रचार तकनीक युद्ध के दौरान कई सरकारों द्वारा अपने लोगों को एकजुट करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में लागू की गई थी। इन दशकों में तकनीकी और सामाजिक परिवेश के माध्यम से भी शक्तिशाली जनहित मीडिया का सिद्धांत संभव हो पाया। हाइपोडर्मिक नोडल या मैजिक बुलेट सिद्धांत दर्शकों को एक इंजेक्शन का निशाना बनाने या सूचना की गोली का निशाना बनाने के लिए तैयार करता है। दर्शक इस स्थिति से बचने या विरोध करने में असमर्थ होते हैं। 1930 के बाद शोधकर्ताओं ने व्यक्तियों और दर्शकों पर मीडिया के प्रभाव के अज्ञात स्वभाव के बढ़ते अनुभवजन्य साक्ष्य को उजागर किया, जिसमें कई हस्तक्षेपशील चर जैसे जनसांख्यिकी गुण, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक और विभिन्न मीडिया उपयोग व्यवहारों की पहचान की गई है। यद्यपि एक सर्वशक्तिशाली जन मीडिया की अवधारणा को कम किया गया, लेकिन इससे यह निर्धारित नहीं हुआ कि मीडिया में प्रभाव का अभाव था। यहाँ पर जन मीडिया संप्रेषण के हीन या कम शक्तिशाली सिद्धांतों का वर्णन किया जा सकता है। पहला, संप्रेषण का दो चरण प्रवाह। इसमें मीडिया के अप्रत्यक्ष प्रभावों की चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है कि जनमत के नेताओं के पारस्परिक प्रभाव से लोग मीडिया से प्रभावित होते हैं। दूसरा, क्लेपर का चयनात्मक एक्सपोजर सिद्धांत। जोसेफ टी क्लेपर ने अपनी पुस्तक द इफेक्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में कहा है कि दर्शक किसी भी संप्रेषण सामग्री के निष्क्रिय लक्ष्य नहीं हैं। इसके बजाय दर्शक चुनिंदा सामग्री को चुनते हैं जो पहले से आयोजित विश्वासों के साथ मेल खाती हैं। 1950 और 60 के दशक में टेलीविज़न के व्यापक उपयोग
ने सामाजिक जीवन पर अपनी अभूतपूर्व शक्ति का संकेत दिया। उत्तेजना प्रतिक्रिया मॉडल में गहन दीर्घकालिक मीडिया प्रभावों की संभावना को पेश किया। यहाँ पर निम्न सिद्धांतों का वर्णन किया जा सकता है। एजेंडा सेटिंग सिद्धांत, इसके अनुसार चैन और जन मीडिया किस प्रकार से सार्वजनिक दर्शकों के भीतर कुछ विषयों की बिक्री को प्रभावित करते हैं। दूसरा, स्तंभ सर्जन ने मीडिया संदेश के दर्शकों की व्याख्या में हेरफेर करने की मीडिया की क्षमता को पहचानना। तीसरा, ज्ञान अंतराल सिद्धांत, जैसे ही एक सामाजिक प्रणाली में जन संप्रेषण माध्यमों की जानकारी बढ़ती है, उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति खंड निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की तुलना में इस जानकारी को प्राप्त करते हैं तथा ज्ञान का अंतर बढ़ जाता है। कृषि सिद्धांत, यहाँ दर्शक वास्तविक दुनिया पर चित्रित दुनिया का अनुमान लगाते हैं। हस्तांतरित मीडिया प्रथम प्रभाव चरण के सिद्धांत ने 1970 के दशक के अंत में सामाजिक वास्तविकताओं को आकार देने में मीडिया की भूमिका की जांच की, जिसे सामाजिक रचनाकार भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण ने अर्थ निर्माण और कुछ सामाजिक वास्तविकताओं में मीडिया की भूमिका का मूल्यांकन किया। हस्तांतरित मीडिया प्रभाव चरण के सिद्धांत 1970 के दशक के अंत में सामाजिक वास्तविकताओं को आकार देने में मीडिया की भूमिका की जांच की, जिसे सामाजिक रचनाकार भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण ने अर्थ निर्माण और कुछ सामाजिक वास्तविकताओं में मीडिया के भूमिका का मूल्यांकन किया। इस चरण ने गुणात्मक और नृवंश विज्ञान अनुसंधान विधियों को मौजूदा मात्रात्मक और व्यवहारवादी अनुसंधान विधियों में भी जोड़ा। नया मीडिया पर्यावरण का युग 1970 में ही प्रारंभ हुआ, जो कि कंप्यूटर मध्यस्थ वातावरण से संबंधित था। आपसी और समूह संप्रेषण में कंप्यूटर की मध्यस्थता संप्रेषण पर ध्यान केंद्रित किया गया। यहाँ पर इस पुस्तक के 8वें अध्याय पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। 1970 के दशक में निजी उपयोग के लिए इंटरनेट को व्यापक रूप से अपनाया गया था, जिससे CMC में और भी अधिक विस्तार हुआ। इन सभी प्रभावों की तुलना आमने सामने संप्रेषण प्रभावों से की गई। यहाँ वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सभी अध्ययन योग हैं। यह गतिशील और उपयोगकर्ता जनित सामग्री से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए वाल्कबर्ग एंड पीटर 2009 ने किशोरों के बीच इंटरनेट वर्धित स्व प्रकटीकरण परिकल्पना विकसित की, जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग मुख्य रूप से युवा लोगों के बीच वास्तविक जीवन की दोस्ती को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसलिए यह मीडिया उपयोग मैत्री को बढ़ा सकता है। नई मीडिया प्रभाव सिद्धांतों की मांग करते हुए नई CMC प्रौद्योगिकियाँ तीव्र गति से विकसित हो रही हैं। यहाँ पर हम निम्न सिद्धांतों का वर्णन भी कर सकते हैं। सूक्ष्म स्तर और दीर्घ या बृहद स्तर। सूक्ष्म स्तर, इस पर व्यक्ति 6 अलग अलग तरीकों से प्रभावित हो सकते हैं। संज्ञानात्मक, कोई भी नई जानकारी, नया पैटर्न, अर्थ या संदेश। विश्वास, संदेश को चुनने और विश्वास करने का विकल्प। C, दृष्टिकोण, विस्तृत विषयों के बारे में निर्णय या दृष्टिकोण को ट्रिगर करना। D, भावनात्मक प्रभाव,
सकारात्मक या नकारात्मक। ई शारीरिक मीडिया सामग्री स्वचालित शारीरिक प्रक्रिया को ट्रिगर करना। एफ व्यवहार स्पष्ट प्रतिक्रिया और जुड़ाव को मापना। 2 दीर्घ या बृहत स्तर। यह सिद्धांत बड़े सामाजिक समूहों, संस्थाओं, प्रणालियों या विचारधाराओं पर उनकी टिप्पणियों और निष्कर्षों को आधार बनाते हैं। इनमें ज्ञान अंतराल, आशंका या संकट, सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सिद्धांत आते हैं। डेनिस मैकक्वायल ने एक मीडिया प्रभाव के सभी प्राय सुविचारित, नियोजित या अनियोजित और समय अवधि अल्पकालिक या दीर्घकालिक के अनुसार एक ग्राफ में संगठित प्रभाव का वर्णन किया है। व्यक्ति अक्सर यह गलती से मानते हैं कि वे दूसरों की तुलना में मीडिया के प्रभाव के लिए अति संवेदनशील हैं। किसी दिए गए नमूनों में लगभग 50% सदस्य अपने प्रभाव की डिग्री को कम करके तीसरे व्यक्ति के प्रभाव के लिए अति संवेदनशील होते हैं। यह किसी व्यक्ति को मीडिया प्रभावों के बारे में शिकायत करने की अनुमति दे सकता है। यह काफ़ी हद तक एट्रीब्यूट सिद्धांत पर आधारित है। प्राइमिंग या प्रथम प्रसवा यह एक ऐसी अवधारणा है जिसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में उपयोग की जाने वाली स्मृति के नेटवर्क मॉडल में से लिया गया है। इस मॉडल में जानकारी को नोट्स के रूप में संग्रहित किया जाता है तथा इसको संबंधित नोट्स के साथ संबंधित रास्तों द्वारा क्लस्टर किया जाता है। यदि एक नोड सक्रिय होता है तो पास के नोड भी सक्रिय होते हैं। इसे प्रसार सक्रियता के रूप में भी जाना जाता है। मौन स्पाइरल। बहुत सारे मनुष्य सामाजिक अलगाव और आत्म सेंसर की इच्छा के कारण कुछ संदेशों को साझा नहीं करना चाहते हैं। इनको मौन स्पाइरल कहा जा सकता है। रूपात्मकता, विषय वस्तु, संरचनात्मक, इसका अप्रत्यक्ष सशर्त होना, कार्य संपादन आदि भी मास मीडिया के मूल गुण हैं। जन मीडिया का मास मीडिया के मुख्य सिद्धांत। यहाँ पर हम मुख्य जन मीडिया सिद्धांतों की अलग से चर्चा भी कर रहे हैं। हालांकि एनटीए परीक्षा में सीधे या अभिकथन और तर्क में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए जन मीडिया के अंतर्गत इन सिद्धांतों को करना आवश्यक कार्य है। हाइपोडर्मिक या बुलेट थ्योरी। यह सिद्धांत बड़े पैमाने पर विचार के लिए प्रयुक्त जन मीडिया के संवेग, सत्रांश या डर को दर्शाता है। मीडिया यह मानकर चलता है कि संदेश प्राप्तकर्ता निष्क्रिय और रक्षाहीन है। स्थिति इतनी अनिश्चित थी कि जो भी संदेश प्राप्तकर्ता को परोसा जाएगा वह उसकी स्वीकार कर लेगा। ऐसा मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के समकाल में हुआ, जब जनसंचार माध्यमों का दर्शकों पर प्रत्यक्ष और शक्तिशाली प्रभाव था। जन मीडिया अपनी इच्छा से दर्शकों के विचारों में हेरफेर करने का प्रयास करता था। संदेशों को जादुई गोलियां की तरह माना जाता था जिसका सीधा स्पष्ट असर होगा। दूसरा, मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत। यह संचार प्रभावों को समझने के लिए एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत उनमें से एक है। यहाँ भिन्न भिन्न व्यक्तित्व चरों के परिणामस्वरूप एक ही उत्तेजना के लिए भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक तंत्र मीडिया संदेशों पर उसकी प्रतिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ चयनात्मक जोखिम और चयनात्मक धारणा महत्वपूर्ण है। चयनात्मक अनाश्रयता, अनावरण या जोखिम। चयनात्मक अनाश्रयता तब होती है जब लोग स्वयं को चुनिंदा रूप से केवल उन संचारों के लिए उजागर करते हैं
जो सामान्य रूप से उनके स्थापित विश्वासों के अनुसार होते हैं। यही लोग उन संचारों से बचने का प्रयास करते हैं जो उनके विश्वासों को चुनौती देते प्रतीत होते हैं। चयनात्मक धारणा। एक बार जब व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार संदेशों के लिए स्वयं को चुनिंदा रूप से उजागर कर लेते हैं तो वे उस संदेश को पढ़ने के लिए जाते हैं जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। इस प्रक्रिया को चयनात्मक धारणा कहा जाता है। तीसरा, व्यक्तिगत प्रभाव सिद्धांत। यह सिद्धांत वर्ष 1940 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पॉल ई लाजरफेल्ड और अन्य लोगों द्वारा द पीपल्स चॉइस नामक पुस्तक में किए गए एक उत्कृष्ट अध्ययन का परिणाम है। निष्कर्षों से पता चला कि कोई भी मतदाता जनसंचार माध्यमों से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हुआ था, बल्कि इस पर जनसंचार माध्यमों के बजाय पारस्परिक संबंधों का मतदाताओं पर बहुत अधिक प्रभाव था। द्विचरण प्रवाह। कई मतदाताओं का जनसंचार माध्यमों से सीमित संपर्क था। उन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई वह ज़्यादातर अन्य लोगों के माध्यम से थी जिन्हें विचारवान नेतृत्व कहा जाता था। इस नेतृत्व की जन मीडिया की जानकारी तक पहली पहुंच थी। बहुचरण प्रवाह। मल्टी स्टेप का अर्थ है कि विचारवान नेतृत्व बहु दिशात्मक प्रवाह को अपनाते हैं। वे दर्शकों के लिए मीडिया संदेशों की व्याख्या करते हैं। भूमिका न केवल नीचे की ओर बल्कि ऊपर की ओर भी जाती है। जब वे द्वारपालों जो कि समाचार पत्रों के संपादकों आदि को यह संदेश देते हैं कि वे अपना कार्य कैसे करते हैं। इसके अलावा जब वे अन्य विचारवान नेतृत्व के साथ अंतर्दृष्टि साझा करते हैं तो प्रभाव उनके समीप हो रहता है। इसमें कई प्रसारण बिंदु होते हैं। चौथा, जनसंचार के समाजशास्त्री सिद्धांत। संचार सिद्धांत के लिए समाजशास्त्री दृष्टिकोण इस धारणा पर आधारित है कि जनसंचार और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्य, सार्वजनिक विश्वास और विचार आदि के बीच पर एक निश्चित संबंध विद्यमान है। उत्कर्ष या संवर्ध सिद्धांत। यह सिद्धांत जॉर्ज गेर्बनर 1967 द्वारा विकसित किया गया। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि मास मीडिया या दर्शकों पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है जो अनजाने में मीडिया में प्रमुख प्रतीकों, छवियों और संदेशों को अवशोषित कर लेते हैं। इसे प्रमुख छवि पैटर्न की खेती कहा जाता है। मास मीडिया के शक्तिशाली प्रभाव समाज के लिए सांचे का कार्य करते हैं। कार्यावली परिस्थिति सिद्धांत। इस सिद्धांत को मैक्सवेल, मैककॉम्स और डोनाल्ड एल्सा द्वारा वर्ष 1972 में स्थापित किया गया। यह सिद्धांत चुनावों के समय में मतदान के बारे में केंद्रित है। मीडिया लोगों को क्या सोचता है कि बजाय क्या सोचना चाहिए बताने में अधिक सफल रहा है। उपयोग और संतुष्टि सिद्धांत। यह सिद्धांत कार्टूज द्वारा वर्ष 1959 में स्थापित किया गया। यह उपयोग दृष्टिकोण यह मानता है कि दर्शक सक्रिय हैं और स्वेच्छा से मीडिया के सामने स्वयं को उजागर करते हैं। जनसंचार माध्यमों का उपयोग धारणा, चयनात्मक और पहले में धारित विश्वासों पर निर्भर करता है। मास मीडिया के संदर्भ में संतुष्टि शब्द का अर्थ दर्शकों द्वारा मास मीडिया का उपयोग करने के बाद अपेक्षित पुरस्कार और संतुष्टि से संबंधित है, अर्थात लोगों का कितना भला होता है। निर्भरता सिद्धांत। यह मेल्विन डी क्लेयर और सेंट्रा रोकेच द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसमें वे विभिन्न मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों को पहचानते हैं जो मीडिया को अपने दर्शकों पर मनमाना नियंत्रण करने से रोकते हैं या
बाधित करते हैं। पांचवा, जनसंचार माध्यमों के नियामक सिद्धांत। नियामक सिद्धांत बताते हैं कि राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों के विद्यमान संग्रह के अधीन जन मीडिया को क्या करना चाहिए या कैसे अपेक्षित कार्य करने चाहिए। ये निःशुल्क मुद्रण यंत्र सिद्धांत। इस सिद्धांत को उदारवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। उदारवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो स्वातंत्र्य को एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में मानकर चलता है। उदारवादी मुक्त संघ चयन का अधिकार, व्यक्तिवाद और स्वैच्छिक संघ पर अधिक बल देते हैं। यह मुख्य रूप से सीवर्ट द्वारा प्रचारित किया गया था। यह व्यक्ति के मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर आधारित है, जिसे उदार लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया के लिए मुख्य वेद सिद्धांत के रूप में माना जाता है। भी सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत। यह सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता की अनुशंसा के अनुसार है। मुक्त बाजार समाज की सूचना सामाजिक और नैतिक जरूरतों जैसे कुछ दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है। वास्तव में इसने एक वर्ग की शक्ति को बढ़ा दिया है। साम्यवादी मीडिया सिद्धांत। यह सिद्धांत मुख्य रूप से मार्क्स और एंगल्स के मूल सिद्धांतों से लिया गया है। यह जन मीडिया को श्रमिक वर्ग के नियंत्रण में रखने की परिकल्पना करता है, जिसके हित की सेवा करने के लिए वे हैं। प्रेस या अन्य मीडिया के निजी स्वामित्व से इनकार किया जाता है। विकास संचार सिद्धांत। यह सिद्धांत अधिकतर यूनेस्को की रिपोर्ट 1980 पर अधिक आधारित है। प्रेस का 4 क्षेत्रों में सीमित अनुप्रयोग है और संचार का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित नीति के अनुरूप विकास कार्यों को करने के लिए किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रतिभागी मीडिया सिद्धांत। यह सिद्धांत 3 वस्तुओं का समर्थन करता है। पहला, मीडिया की बहुलता। दूसरा, संचार के पैमाने का एक छोटा स्केल। और तीसरा, सभी स्तरों पर संचार की क्षैतिजता। यह वर्दी केंद्रीकृत, उच्च लागत, अत्यधिक पेशेवर और राज्य नियंत्रित मीडिया का विरोध करता है। जन मीडिया के कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांत। पहला, जन समुदाय सिद्धांत। डेनिस मैकवेल के अनुसार यह सिद्धांत उन संस्थानों को परस्पर निर्भरता पर जोर देता है जो समाज में शक्ति का प्रयोग करते हैं और मास मीडिया की सामाजिक शक्ति और अधिकार के स्रोतों में एकीकृत माना जाता है। यह सिद्धांत जन समाज के कारण और अनुरक्षक के रूप में मीडिया को प्रमुखता देता है। दूसरा, राजनीतिक आर्थिक मीडिया सिद्धांत। यह सिद्धांत मार्क्सवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है और मीडिया की वैचारिक सामग्री के बजाय मीडिया की आर्थिक संरचना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तीसरा, आधिपत्य सिद्धांत। यह सिद्धांत आर्थिक व्यवस्था पर कम और विचारधारा पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ आर्थिक आधार से विचारधारा की स्वतंत्रता की एक बड़ी मात्रा पर बल दिया गया। चौथा, संस्कृति और लाक्षणिक सिद्धांत। भाषाविद सांसर 1935 ने आतिथ्य भोजनदायी संस्कृति के आलोक में ग्रंथों और इसके अर्थ पर बल दिया। इस प्रकार यह संस्कृति के साथ साथ भाषाई अर्थ की व्याख्या से संबंधित है। दार्शनिक और तर्कशास्त्री पियर्स 1931 से 35 द्वारा विकसित सांकेतिकता संकेत का सामान्य विज्ञान है जो इस बात से संबंधित है कि संकेत कैसे या क्या इंगित करते हैं। इस प्रकार सांकेतिक सिद्धांत संदेश के प्रसारण से संबंधित नहीं है जैसा कि प्रक्रिया दृष्टिकोण से में होता है, बल्कि संचार में अर्थ की व्युत्पत्ति या हस्तांतरण के साथ होता है।